हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों आप लोग। बेटा हमने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के 5 लेक्चर कर लिए थे और 20 कॉन्सेप्ट कर लिए थे। आज ये बच्चों छठा लेक्चर है हमारा और आप लोग बेटा पांचों लेक्चर पहले वाले देख लेना, तब आप लोग छठे लेक्चर पे मूव करना। आज हम आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे बाकी के कॉन्सेप्ट। आज बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 मतलब 21 कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। और आज का लेक्चर है बच्चों, आज का कॉन्सेप्ट है आपका कोलवेज 21 कॉन्सेप्ट हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, कोलवेज इलेक्ट्रो कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। बच्चों ये आपको पूरा रिएक्शन भी पढ़नी होगी, इसका मैकेनिज्म भी पढ़ना होगा आपको। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट भी सीखना आप लोग, क्वेश्चन भी सीखना, तब आपको आइडिया लगेगा कि बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आपका बनता है। पहले बच्चों मैं सिखाता हूं आपको, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। तो देखो बच्चों ये क्या बोलता है। पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट किया, ये ओइक एसिड हो गया हमारा। ये क्या हो गया बच्चों, ओइक एसिड। इसको हमने ट्रीट किया Na के साथ, या फिर बच्चों हम लोग ट्रीट करेंगे पोटासियम के साथ। सोडियम के साथ ट्रीट कर लिया मैंने, तो ये क्या बना बेटा, तो आप बोलोगे सर CH3C डबल बॉन्ड ONA बन गया और हाफ H2 रिलीज हो गया। बेटा एक H रिलीज हुआ है, ये एक ही H है क्योंकि हाफ का मतलब क्या हो गया, एक। लेकिन हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में रहता है, इसलिए हम लोग हाफ लगाते हैं ताकि ये स्टेबल फॉर्म में इसको लिख सकें। ये बेटा ओइक एसिड था, आपने सोडियम के साथ ट्रीट करा, ये क्या बना, तो आप कहोगे बेटा सॉल्ट ऑफ ओइक एसिड बन गया। सॉल्ट ऑफ ओइक एसिड बन गया। कोलवेज ने बच्चों 2 चीजों के लिए कहा था, एक तो सॉल्ट ऑफ ओइक एसिड के लिए कहा सोडियम का सॉल्ट हो, या फिर इन्होंने कहा कि आप पोटासियम का सॉल्ट को बना लो पहले। तो हमने ओइक एसिड को ट्रीट कर दिया बच्चों पोटासियम के साथ, ये भी ओइक एसिड था आपका। तो ओइक एसिड को हमने बच्चों पोटासियम के साथ ट्रीट करा, जरा सा हीट करोगे आप, सिंबल बना दो या फिर डेल्टा HNO लिख दो, एक ही बात होती है बेटा। यहां पर आपने ट्रीट करा तो ये बन गया आपका, ये बन गया बेटा आपका ओके हो गया, और यहां से आपका हाफ H2 रिलीज हो गया। और यही H2 आपका बताता है कि ये एसिडिक नेचर का है, एसिडिक इन नेचर। क्योंकि आपसे कोई पूछ सकता है बच्चों के, बताओ ओइक एसिड एसिड है या बेस है, तो आप क्या कहोगे, ओइक एसिड तो बोलते हो कि ओइक एसिड है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि कैसे इसको हम ओइक एसिड बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि ओइक एसिड एसिड क्यों है, तो आप कहोगे कि कोई भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ, ये बच्चों कैसे हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स हैं, तो कोई भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ आप ओइक एसिड को ट्रीट करोगे तो वहां पे बच्चों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा उस मेटल से, और यही हाइड्रोजन डिसाइड करेगा आपका एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर को बच्चों यही हाइड्रोजन डिसाइड करेगा। तो कोलवेज ने क्या कहा कि सॉल्ट ऑफ सोडियम या पोटासियम, ये बच्चों सॉल्ट ऑफ ओइक एसिड हो गया, इसको हम बोल सकते हैं सोडियम एसीटेट, इसको बोल सकते हैं हम लोग पोटासियम एसीटेट। तो बच्चों हमने सॉल्ट बना लिया पहले ओइक एसिड को सोडियम के साथ या फिर पोटासियम के साथ ट्रीट करके। तो सोडियम में पोटासियम के साथ ट्रीट करके बच्चों हमने सॉल्ट बना लिया, ये बोला हमने सॉल्ट ऑफ ओइक एसिड। इसको भी हम लोग बच्चों सॉल्ट ऑफ ओइक एसिड ही बोलेंगे, ओइक एसिड बोलेंगे। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, अगर नाम लिखना चाहो तो आप कहोगे सर सोडियम एसीटेट हो गया, एसीटेट हो गया। और इसका नाम क्या हो गया बच्चों, पोटासियम एसीटेट हो गया, पोटासियम एसीटेट हो गया। कोलवेज ने क्या कहा बच्चों कि जब आप सोडियम या पोटासियम एसीटेट को ONA, जब आप बच्चों ये सोडियम एसीटेट हो गया, आप सोडियम एसीटेट हो या पोटासियम एसीटेट हो बच्चों, इसको मैं सॉल्ट ऑफ ओइक एसिड भी बोल सकता हूं, सॉल्ट ऑफ ओइक एसिड भी बोल सकता हूं।
सोडियम या पोटासियम एसीटेट को H2O के साथ ट्रीट करोगे बच्चों, मेथड में लिखा हुआ हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या हो गया, डिसोसिएशन ऑफ दिस सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जब बच्चों आप H2O के साथ ट्रीट करोगे इसको, तो ये क्या बनाएगा, आपका दो डिफरेंट कंपाउंड्स बना देगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कैसे हुआ बच्चों, देखो आपने 2 मोल्स लिए सॉल्ट ऑफ सोडियम एसिटेट के या फिर सॉल्ट ऑफ ओइक एसिड के, 2 मोल्स आपने बच्चों वाटर लिखा। इसको जब आपने ब्रेक करा तो देखो बच्चों कैसे होता है, मैं बता देता हूं क्या प्रोडक्ट बनता है। ये H हो गया, OH माइनस हो गया, एक और मोल होगा बेटा H पॉजिटिव और OH माइनस हो गया। 2 यहाँ पे OH मिल गए और 2 आपके H प्लस मिल गए। ये बच्चों यहाँ पे देखो आप, ये 2 CO2 रिलीज हो जाएंगे और बेटा 2 Na होंगे, तो 2 OH रिलीज हो जाएंगे Na के साथ, और 2 मोल्स ये था तो आपके ये बन जाएंगे, मतलब ये बन गया बेटा CH3 और CH3, 2 बार लिख दिया मैंने CH3 CH3। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया बेटा, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, 2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, क्योंकि ये देखो CO2 हो गया। Na बेटा 2 है और 2 ही यहाँ पर OH है, क्योंकि 2 मोल पानी ब्रेक किया हमने, तो हो गया 2 NaOH। और बच्चों एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, तो हो गया 2H2, 2H2। और H2 लिख सकते हो क्योंकि बेटा 2 हाइड्रोजन है तो हमने बोल दिया H2। तो दोबारा से देखो बच्चों, 2 मोल्स ये था तो हमने लिख दिया CH3 CH3, ये एल्केन बन गया, ये एल्केन बन गया। ये आपने बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, 2 मोल्स था तो 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया बच्चों। यहाँ पे 2 Na था, यहाँ पे 2 OH था, तो 2 NaOH यहाँ पर रिलीज कर दिया, ये बेस हो गया आपका। और बच्चों H और H था तो हमने H2 रिलीज कर दिया। ये किसके साथ था बेटा, ये सोडियम एसिटेट के साथ था। अगर मैं पोटासियम एसिटेट के साथ लिखना चाहूं तो 2 मोल्स मैंने ट्रीट कर दिया ओके के साथ बेटा, ये पोटासियम एसिटेट हो गया, ये बच्चों हो गया आपका पोटासियम एसिटेट, ये बेटा पोटासियम एसिटेट हो गया आपका। आपने 2 मोल H2O के साथ ट्रीट कर दिया और इसको हीट कर दिया। जैसे ही हीट करा बच्चों फिर से ये ब्रेक होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये बच्चों ब्रेक हो गया, तो CH3 CH3 2 मोल्स था तो हमने लिख दिया CH3 CH3, हमने CH3 को लिख दिया बेटा। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से 2 मोल्स हो गए, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। और बच्चों K यहाँ पर 2 K हैं और OH यहाँ पर, तो हमने क्या लिख दिया 2 KOH लिख दिया। और H और S था बेटा तो हमने लिख दिया H2। तो ये तो आपकी रिएक्शन होगी। तो कोलवेज ने क्या कहा बच्चों, कोलवेज ने क्या कहा कि जब आप सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटासियम, तो मैं लिख देता हूं व्हेन सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटासियम is diluted, then it gives alkane, एल्केन दे देगा बच्चों। और एल्केन भी कैसा देगा, इवन नंबर का एल्केन देगा, इवन नंबर का एल्केन होगा बेटा। सॉल्ट ऑफ पोटासियम और सोडियम को डाइल्यूट करा जाएगा, या फिर बच्चों बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो डाइल्यूटेड का मतलब क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो व्हेन सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटासियम इज डाइल्यूटेड देन इट गिव्स एल्केन। बच्चों एल्केन भी कितना होगा आपका, इवन नंबर का होगा। तो कार्बोक्सिलिक बेटा सॉल्ट ऑफ ओइक एसिड बोल सकते हो, या फिर सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटासियम बोल सकते हो, या फिर सॉल्ट ऑफ ओइक एसिड भी बोल सकते हो, ओइक एसिड विद सोडियम एंड पोटासियम। तो बच्चों सोडियम और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट को जब आप डाइल्यूट करवाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को जब आप डाइल्यूट करवाओगे तो एल्केन्स मिलेगा। यही बात इन्होंने कही। आप ऐसे भी बहुत अच्छे डिफाइन करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, व्हेन सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डाइल्यूटेड देन इट गिव्स एल्केन, इट गिव्स एल्केन। बच्चों ये दोनों रिएक्शन आप याद रखना, ये हो गया सोडियम एसिटेट के लिए और ये हो गया पोटासियम एसिटेट के लिए। अब बेटा इसका हम लोग मैकेनिज्म करेंगे, और मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2 नंबर का मैकेनिज्म बन सकता है आपका, ये आप लोग नोट कर लो।
मैं मैकेनिज्म की बताता हूं, मैकेनिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। मैकेनिज्म को एक एक स्टेप आप लोग सीखना, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके बन जाएंगे। तो बेटा मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में देखो बच्चों क्या होता है, हमने जो अभी लिखा था उसी की बात करेंगे। तो बच्चों हमने क्या लिया था, सॉल्ट ऑफ ओइक एसिड लिया था, या फिर बोल सकते हो सर सोडियम एसीटेट लिया था, सोडियम एसीटेट लिया था। सोडियम एसीटेट बेटा हमने 2 मोल्स लिए, और इसको जब हमने ब्रेक करा तो हमारे पास दो चीजें आई, एक आया बेटा CH3COO- और Na पॉजिटिव, एक बच्चों हमारे पास ये आया। और दूसरा बच्चों हमारे पास क्या आया, तो H2O को हमने ब्रेक किया, क्योंकि पानी को भी ट्रीट किया था हमने, वाटर हो गया। H2O को जब बेटा आपने ब्रेक किया तो आप ऐसा लिख सकते हो बच्चों, ये रिवर्सिबल होता है H2O, तो हम लिख सकते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव हो गया बच्चों। अब हमारे पास दो चीजें होगी पॉजिटिव वाली और दो चीजें होगी नेगेटिव वाली। तो बच्चों ये इलेक्ट्रोलाइटिक है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एनोड और कैथोड तो होगा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन होता है, तो एक इलेक्ट्रोलाइट जाएगा एनोड के पास और एक इलेक्ट्रोलाइट जाएगा कैथोड के पास। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चों कि एनोड पे क्या जाएगा, तो आप क्या कहोगे सर, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आप कहोगे सर इस पे चार्ज हमारा होता है पॉजिटिव, चार्ज होता है पॉजिटिव। तो आप कहोगे सर नेगेटिव वाली चीजें एनोड पे जाएंगी। तो हम बात कर लेते हैं बच्चों, एनोड पे नेगेटिव वाली चीज जाएंगी। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है बच्चों कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है या फिर रिडक्शन होता है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूं आपको, लोन लोन बच्चों शॉर्ट ट्रिक होता है, जब भी कभी कोई भी बैटरी बनेगा या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा होगा, तो बेटा लेफ्ट साइड हमेशा बच्चों ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन जहां पर होगा बेटा वो एनोड होगा, ऑक्सीडेशन जहां पर होगा बेटा वो एनोड होगा, और नेगेटिव वाली चीजों को अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाली चीजों को बेटा अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसके पास एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो लेफ्ट साइड हमेशा बच्चों ऑक्सीडेशन होता है बैटरी के या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब भी डिसोसिएट हो रहा होगा, तो लेफ्ट साइड बच्चों ऑक्सीडेशन ही हो रहा होगा और वो एनोड होगा। तो यहां पर भी बच्चों एनोड पे चार्ज पॉजिटिव हो गया, और यहां पर क्या हो रहा होगा, तो आप कहोगे सर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, तो आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहीं पे मैं लिख देता हूं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन का मतलब। कैसे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे तो मैं आपको वो बताता हूं। तो आप कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव बच्चों ये भी है और नेगेटिव ये भी है, लेकिन इन दोनों नेगेटिव में से कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन पे पॉसिबल होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। तो बेटा हमें पता है कि ये कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है बच्चों मोर स्टेबल होता है। तो कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोक्सी आयन मतलब OH में से कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बच्चों दोनों रिएक्शन होने को रेडी होंगी, लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन की रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन रिएक्ट करेगा और OH का यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। तो बच्चों देखो कार्बोक्सिलेट आयन जो था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये है, हमने पढ़ा है कि भाई एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन ये है इसको लॉस करना है हमें, तो हमने क्या करा बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा हीट किया, तो ये क्या हुआ आपका, ये बच्चों हो गया CH3C डबल बॉन्ड, और बच्चों ये ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन था उसको मैंने डॉट बना दिया, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो ये वाला एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन था इसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, इसको बच्चों यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। बेटा ये 2 मोल के लिए था, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 यहाँ पर होगा और 2 ही यहाँ पर होगा, तो ये भी 2 मोल ही होंगे बच्चों, तो ये भी 2 मोल्स ही बने हमारे पास, और ये भी 2 ही इलेक्ट्रॉन हुए।
तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन हमने रिड्यूस कर दिए और ऑक्सीजन का जो चार्ज था उसको मैंने इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर दिया, फ्री रेडिकल बन गया। इसको बोला हमने बेटा फ्री रेडिकल। क्योंकि हमें पता था बच्चों कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना था, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिए। तो हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ही तो लूज कर पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन के पास ही नेगेटिव चार्ज है। बच्चों ये फ्री रेडिकल बन गया। अब आप देखो ये फ्री रेडिकल बन गया और फ्री रेडिकल क्या चाहेगा कि मैं एक और फ्री रेडिकल बना लूं ताकि हम दोनों एक जैसे हो जाएंगे और हम दोनों अलग हो जाएंगे। तो इस फ्री रेडिकल ने कोशिश करी कि मैं एक और यहाँ पे फ्री रेडिकल बना लूं। तो इसने इस कार्बन को बोला कि भैया फ्री रेडिकल बना के दो। तो इस कार्बन ने क्या कहा कि चलो मैं देखता हूं और फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करता हूं। तो बेटा यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन से बॉन्डिंग हो रखी है, इस कार्बन से इस कार्बन की बॉन्डिंग हो रखी है। तो हमें पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेट सिमिलर होती है और सेम ही होती है। तो जब बेटा दो एलिमेंट से सेम एलिमेंट से बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा, होमोलाइटिक फ्यूजन हो गया। होमोलाइटिक फ्यूजन, होमोलाइटिक का मतलब क्या होगा बच्चों, एक जैसे एलिमेंट्स को तोड़ दिया गया या फिर एक ही जैसे कार्बन, देखो दो, ये भी कार्बन था बेटा, ये भी कार्बन था, इस कार्बन को मैंने ब्रेक कर दिया तो दोनों पे सेम चार्ज आएगा। तो बच्चों ये क्या हुआ, ये फ्री रेडिकल और इस फ्री रेडिकल के साथ ये दोनों बाहर रिलीज हो गए और इस फ्री रेडिकल ने इसके साथ बॉन्डिंग बना ली। तो हुआ क्या बेटा यहाँ पे, ये देखो 2 मोल्स तो बेटा हमने CH3 का फ्री रेडिकल बना लिए। ये देखो 2 मोल्स CH3 के फ्री रेडिकल बना लिए। इस फ्री रेडिकल ने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो गया। ये देखो बच्चों, इसको बेटा मैं कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकता हूं। कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो आपका होगा सर 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स के लिए बात कर रहे हैं। अब ये बेचारा अकेला एक फ्री रेडिकल बचा मिथाइल का, मिथेन का फ्री रेडिकल बचा बेटा। अब मिथेन का फ्री रेडिकल क्या चाहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी बॉन्डिंग कर लूं ताकि मैं भी स्टेबल हो जाऊं। तो ये बेटा 2 फ्री रेडिकल्स मिथेन के आपस में रिएक्ट कर गए और यहाँ पे बना लिया CH3 और CH3। तो बच्चों 2 थे तो हमने 2 CH3 बना लिया। तो ये बच्चों बात हो गई हमारी एनोड की, पूरी बात हो गई। अब हमें पता है बेटा कैथोड पे क्या होगा, तो हमने लिख दिया सर कैथोड पर। कैथोड पर आपको पता है बहुत अच्छे से क्या होता है बच्चों, तो आप कहोगे सर चार्ज कैसा होता है, तो आप कहोगे सर चार्ज तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। कैथोड पे क्या होगा बेटा, जब एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या होगा बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों अगर मैं कैथोड पे बात करता हूं तो आप कहोगे सर ये वाला भी जा सकता है कैथोड पे और Na पॉजिटिव भी जा सकता है कैथोड पे। लेकिन बच्चों Na और H में से जो होता है H की टेंडेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाओगे तो बेटा एनोड की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो नेगेटिव होती है और हाइड्रोजन की वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे मैं बेसिक आइडिया देता हूँ बेटा, कुछ एलिमेंट्स ऊपर होते हैं ये नेगेटिव वैल्यू वाले होते हैं। हाइड्रोजन की वैल्यू जो होती है बेटा वो 0 होती है, हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है। हाइड्रोजन के बाद बेटा कुछ एलिमेंट्स की पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो जो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना ज्यादा कैथोड पे अटैच होना चाहेगा। यहाँ पे बच्चों कैथोड पर अटैच होना चाहिए। यहाँ पे 5 एलिमेंट्स होते हैं जिसको मैं छाप के फॉर्म में बताता हूं। इनकी बेटा पॉजिटिव वैल्यू होती है छाप। छाप क्या होता है बेटा, Cu हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया, Au हो गया और Pt हो गया, इनकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो ये वाले बेटा यहाँ पे आना चाहेंगे कैथोड पे। हाइड्रोजन की 0 वैल्यू है और सोडियम की नेगेटिव वैल्यू है, तो बेटा हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर। तो हमने लिख दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास बेटा पॉजिटिव चार्ज था, तो हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, हमने यहाँ पे क्या करना था बच्चों, रिडक्शन करना था, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना था। तो हाइड्रोजन को हमने 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया, तो ये बन गया H। ऐसे बच्चों 2 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि यहाँ पे बेटा देखो क्या हो गया, H2O था, H+N और 2 मोल्स H2O था, हमने पहले रिएक्शन में करा था तो 2 ही
हाइड्रोजन बने होंगे और 2 ही OH बने होंगे। तो यहाँ पे मैं 2 हाइड्रोजन लिख देता हूँ बेटा, तो यहाँ पे भी मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन बना लूंगा मैं। 2 हाइड्रोजन के बेटा फ्री रेडिकल बन गए। ये दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, दोनों हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे और H2 गैस बन जाएगा। ये बच्चों 2 मोल्स पानी था, इसलिए 2 मोल्स हाइड्रोजन हुए और 2 मोल्स OH हुए। तो अब देखो बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि आपको मीथेन कहां पर मिलेगा, तो आप कहोगे सर मीथेन हमें एनोड पे मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, मीथेन कहां मिलेगा, तो मीथेन एनोड पे मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा कैथोड पे क्या मिलेगा, तो आप कहोगे हाइड्रोजन गैस मिलेगी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है बच्चों कि बताओ ओवरऑल पूरा सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो कैसा होगा। तो बेटा यहां ध्यान दो, यहाँ पे OH रिएक्ट नहीं हुए क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलेट आयन बेटा ज्यादा स्टेबल था। इसमें रेजोनेंस भी होता है, कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल था, इसलिए यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन गया एनोड पर। और कैथोड पे बेटा H+ आयन गया क्योंकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। ये आपने बेटा क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ देखो बच्चों, ये 2 NaOH बाहर रिलीज हो गए जो कि हमारे पास पहले से बचे हुए थे। तो NaOH की वजह से बेटा टोटल सॉल्यूशन का जो पीएच होगा, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। बच्चों सॉल्यूशन का पीएच बेसिक नेचर का हो जाएगा। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये NaOH जो बनता है बेटा वो बेसिक होता है, लेकिन हमेशा याद रखना ये पीपीटी की फॉर्म में मिलेगा आपको। तो ओवरऑल सॉल्यूशन का पीएच जो होता है वो बेसिक हो जाता है। यही बच्चों आपके 3 4 5 क्वेश्चन होते हैं। आपसे पूछेगा कि कार्बोक्सिलेट आयन को क्यों लिया एनोड पे, तो आप कहोगे सर ये बहुत ज्यादा स्टेबल था, रेजोनेंस हो रहा था, इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन को हमने लिया। यहाँ पे हाइड्रोजन को लिया और ये बच्चों आपका पूरा मैकेनिज्म हो गया। ये मैकेनिज्म याद रखना हमेशा बच्चों इवन नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोलाइटिक मैकेनिज्म जो होता है किस बेसिस पर डिपेंड होता है, तो आप कहोगे सर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है बच्चों। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सा मैकेनिज्म है, तो आप क्या कहोगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो बेटा एक क्वेश्चन ये हो गया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। दूसरा क्वेश्चन आपने ये बता दिया, ये इसका पूरा मैकेनिज्म हो गया। एनोड पे आपको बच्चों मीथेन मिलेगा, कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में मिलेगा। यही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है। ये बच्चों आपका कॉन्सेप्ट नंबर 21 हो गया। फटाफट आप लोग नोट कर लो बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पॉजिटिव होता है और इससे ऊपर वाले हाइड्रोजन से ऊपर वाली चीजों की वैल्यू बेटा नेगेटिव होती है, इसीलिए कैथोड पर हाइड्रोजन गया। तो बेटा इतना नोट करो, बाकी का हम आगे करेंगे। बच्चों फटाफट लिख लो इतने को, फिर हम आगे करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर बेटा इसके बाद देखना आप लोग 22। कॉन्सेप्ट नंबर 22 सीखो बेटा, उसको भी हम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपके बेटा पेपर के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 22 देखो बच्चों, 22 आपसे बोलेगा एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन। बेटा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एंटी मार्कोनिकोव रूल कह सकते हो बेटा, एंटी मार्कोनिकोव रूल बोल सकते हो या फिर मैकेनिज्म भी बोल सकते हो आप लोग। एंटी मार्कोनिकोव रूल मैकेनिज्म बोल सकते हो। इसी को बच्चों एक और नाम होता है इसका पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल सकते हो, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल सकते हो। एक और नाम होता है बच्चों खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट भी बोल सकते हो आप लोग इसको। तो बच्चों इतने सारे नाम है इसके, एंटी मार्कोनिकोव रूल कहो, मैकेनिज्म कहो, खराश इफेक्ट कहो, पेरोक्साइड इफेक्ट कहो, इतने सारे नाम है बेटा। हम सबको एक्सप्लेन करेंगे आराम से। पहले आप लोग इसको समझना क्या कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव, क्या इनका मैकेनिज्म है, हम बाद में करेंगे। पहले समझो बच्चों इन्होंने किसके लिए कहा बच्चों। तो पहली बात तो होनी चाहिए पता हमें कि इट इज ओनली वैलिड फॉर एल्कीन।
बेटा एल्कीन के लिए वैलिड है, ये इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात क्या कही बेटा, कौन सी एल्कीन के लिए वैलिड है, तो मैं एग्जांपल दोनों देता हूं। अगर मैं आपसे बोलता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको बेटा मैंने HBr के साथ ट्रीट कर दिया, यहां पे H2O2 लिखा हो, H2O2 लिखा हो और हीट किया हुआ हो, या फिर आपका लिखा होगा यहाँ पे पेरोक्साइड, पेरोक्साइड हीट लिखा हो बेटा, डेल्टा बनाओ तो आपको पता है कैसे ब्रेक होगा, H और Br। तो बेटा कहीं पर भी किसी को भी अरेंज कर दो, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल ही होते हैं, तो आप कहीं पर भी H को अटैच कर दो और कहीं पर भी Br को अटैच कर दो। तो आपने यहाँ अटैच कर दिया तो आपने बोला CH3 और ये CH2 और ये हो गया Br। तो बच्चों यहाँ पे ये वैलिड नहीं होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल आप याद रखना। तो बेटा ये हो गया सिमेट्रिकल एल्कीन हो गई, क्योंकि जहां पे डबल बॉन्ड है उसके दोनों तरफ सेम कार्बन है, तो ये हो गया सिमेट्रिकल एल्कीन। तो ये किसके लिए वैलिड है बच्चों, तो आप समझो यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो, CH3 डबल बॉन्ड और CH2, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया बेटा ये। अनसिमेट्रिकल कैसे हो गया, तो देखो यहाँ पे कार्बन के बेटा 2 कार्बन हो गए, यहाँ पे 1 ही कार्बन हो गया। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ जब मैंने HBr को ट्रीट करा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 लिखा हो बच्चों, या पेरोक्साइड लिखा हो, और कुछ भी लिखा हो बच्चों, पेरोक्साइड लिखा हो या H2O2 लिखा हो, एक ही बात है वो। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा बेटा, ये रूल सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए वैलिड है और HBr के साथ पेरोक्साइड होना जरूरी है। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग मैकेनिज्म डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखो कि HBr के साथ H2O2 लिखा हो या पेरोक्साइड वर्ड कभी भी जुड़ा हो, वो बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो सकता है। ये हाइड्रोजन हो गया तो इसका नाम हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और यहाँ पे और कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेरोक्साइड वर्ड को देखना है। अगर पेरोक्साइड हुआ और HBr हुआ यहाँ पे बच्चों, तभी आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा वैलिड। तो एंटी मार्कोनिकोव ने क्या कहा बेटा, H पॉजिटिव हुआ Br नेगेटिव हुआ, इन्होंने क्या कहा कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो वहां पर जाके अटैच हो जाएगा जहां पे ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन होंगे डबल बॉन्ड के आसपास। तो बेटा डबल बॉन्ड के आसपास, तो यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो इन्होंने क्या कहा कि डबल बॉन्ड के आसपास नेगेटिव वाला पार्ट वहां जाके अटैच हो जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ये बेटा यहाँ अटैच हो गया और ये जाके यहाँ अटैच हो गया, तो ये बन गया आपका CH3 CH2 और ये हो गया बेटा CH2 और ये हो गया Br। तो इसी को कहा बच्चों हमने एंटी मार्कोनिकोव रूल। अगर बेटा यही क्वेश्चन आपका आ जाता CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, यहाँ पे बच्चों आपका HBr आ जाता और यहाँ पे अगर मैं H2O2 लिख देता या फिर सिंपल लिख देता H2O और यहाँ पे मैं हीट कर देता, तो बच्चों ये एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं होता। ये कौन सा रूल हो जाता, तो मार्कोनिकोव रूल हो जाता। इन्हीं के अपोजिट एक और रूल होता है बेटा, उसका नाम होते हैं मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल। इन्होंने बेटा जस्ट अपोजिट कहा था। इन्होंने क्या कहा कि HBr में से Br पार्ट वहां पर अटैच होगा जहां पे कम नंबर में हाइड्रोजन होंगे, तो यहां पर अटैच हो जाता Br और यहां पर अटैच हो जाता H। तो ये बन जाता बेटा CH3 CH Br और ये हो जाता CH3। तो एंटी मार्कोनिकोव बेटा इसमें भी वैलिड था, एंटी मार्कोनिकोव HCl के साथ भी वैलिड था। अगर बेटा HCl के साथ H2O2 लिखा हो, H2O लिखा हो या हीट लिखा हो, और HCl के साथ अगर H2O2 भी लिखा होगा, तो भी बच्चों आपका मार्कोनिकोव रूल ही होगा, मतलब यही रूल होगा। इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं MR, और इसको शॉर्ट में लिख सकता हूं बेटा AMR, एंटी मार्कोनिकोव रूल। यहाँ पे बच्चों ये कैसे ब्रेक होता, अगर मैं इस इक्वेशन को लिख देता तो आप यहाँ पे क्या अटैच कर देते
CH3 CH, यहाँ बेटा Cl अटैच कर देते और ये हो जाता CH3। तो आप ध्यान रखना बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो, यहाँ पे अगर HCl हो, कोई भी कंडीशन हो बेटा, H2O2 भी लिखा हो तो भी आपका मार्कोनिकोव ही होगा। पेरोक्साइड लिखा हो तो भी आपका मार्कोनिकोव रूल ही होगा। H2O लिखा हो तो भी मार्कोनिकोव है, आपको हीट के साथ दिया हो, सभी केसेस में आपका मार्कोनिकोव रूल ही होगा। तो यहाँ पे बेटा आपका सेमी प्रोडक्ट बन जाएगा Cl और CH3। तो एंटी मार्कोनिकोव के लिए एक स्पेशल कंडीशन है जो कि है कि HBr होना चाहिए और इसके साथ बेटा पेरोक्साइड होना चाहिए। HBr के साथ पेरोक्साइड होगा तो ही आपका AMR होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई भी कंडीशन हो बच्चों, पेरोक्साइड कोई सा भी हो सकता है, उससे आपको मतलब नहीं है, बस पेरोक्साइड होना चाहिए। आपसे एक और बात पूछ लेगा कि ऐसा क्यों होता है बेटा, तो हम ये सारी चीजें मैकेनिज्म में बहुत डिटेल से सीखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि एंटी मार्कोनिकोव क्या बोलते हैं। तो आप क्या कहोगे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए वैलिड है। तो मैंने लिख दिया इट इज वैलिड फॉर एल्कीन, यहां लिख देता हूं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए बच्चों वैलिड है। इन्होंने कहा क्या एंटी मार्कोनिकोव ने, तो आप कहोगे द नेगेटिव पार्ट ऑफ, बेटा ये हेलोजन एसिड है, ये क्या है, हेलोजन एसिड है। तो आप क्या कहोगे, द नेगेटिव पार्ट ऑफ हेलोजन एसिड, द नेगेटिव पार्ट ऑफ हेलोजन एसिड is attached to that carbon which having high number of attached to that carbon which having high number of hydrogen atoms at double bonded carbon atom, at double bonded कार्बन एटम। बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के आसपास में देखना है आपको, नेगेटिव पार्ट वहां जाके अटैच हो जाएगा जहां पे ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो यहां देखो बेटा ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन एटम्स थे, तो इसी को हमने बोल दिया एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन। मार्कोनिकोव रिएक्शन बच्चों आप लोग लिख सकते हो, ये जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे बेटा हाई नंबर की जगह पे लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आ जाएगा। ये तो बच्चों हो गया आपका रिएक्शन। अब हमें बेटा मैकेनिज्म करना है, तो आप लोग इतना नोट करो फिर मैं बताता हूं। ये तो हो गया बच्चों आपका रिएक्शन। अब हम लोग मैकेनिज्म करेंगे इसका। तो बेटा मैकेनिज्म देखो अब इसका, एंटी मार्कोनिकोव का मैकेनिज्म देखो आप लोग। मैं कुछ बातें लिख लेता हूं, लिखवा देता हूं आपको, या फिर बाद में लिखवा दूंगा। बेटा पहले आप मैकेनिज्म समझ लो। तो CH3 मैकेनिज्म, हेडिंग लिख लो पहले, मैकेनिज्म करना बच्चों आपको पूरा। और मैकेनिज्म में बच्चों कुछ बातें हैं, कैसे कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। पहले आप थोड़ा समझो किसके लिए वैलिड था बच्चों, अभी हमने लिखा था अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए था, तो उसको देखते हैं। तो CH3 C डबल बॉन्ड और ये बेटा हो गया CH2, और यहां पे CH लगा सकते हो आप। CH3 CH C डबल बॉन्ड CH2। आपने बेटा HBr के साथ रिएक्शन किया और यहां पे पेरोक्साइड लिख दिया। पेरोक्साइड लिख दिया बेटा, ये हो सकता है ROOR। जब भी कभी ऐसी बॉन्डिंग होगी तो बेटा ये पेरोक्साइड बॉन्डिंग होती है, पेरोक्साइड बॉन्डिंग ऐसा लिखा हो बच्चों, या फिर
यहाँ पर H2O2 लिखा हो बच्चों, तो ये भी पेरोक्साइड ही है, OOH और H, तो ये भी पेरोक्साइड ही होता है आपका। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो या फिर ऐसे जनरल फॉर्मूला लिखा हो या फिर और कोई सा पेरोक्साइड हो, तो आपने क्या करना है बेटा, हमने पढ़ा है अभी H और Br कहां पर अटैच हो जाएगा, तो यहाँ अटैच हो जाएगा, और H यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा CH3 CH2 CH2 और Br। कैसे बना बेटा, ये रिएक्शन कैसे हुई ये हमें पढ़ना होता है। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन इनिशिएशन का मतलब क्या हो गया बेटा, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, या फिर बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। यहां पे आप करोगे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को फॉर्म करना है आपको। तो देखो बेटा मैं जनरल फॉर्म ले लेता हूं, इसको ही ले लेता हूं जनरल फॉर्म। तो आपने देखो बच्चों ROR को हीट कर दिया। तो जैसे ही हीट करोगे बच्चों, तो इस ऑक्सीजन पे देखो, इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। होमोलाइटिक फ्यूजन, क्योंकि बच्चों दोनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं, तो हमने पता है जब भी कोई एक जैसे एलिमेंट होते हैं तो वहां पे होमोलाइटिक फ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है। जैसे ही आपने बच्चों इसको हीट करा, तो ये हो गया RO, एक RO ब्रेक हो गया और एक और हो गया RO ब्रेक। यहाँ पे बच्चों एनसीईआरटी में बेंजोइल पेरोक्साइड दे रखा है, तो उसको भी मैं ब्रेक करके दिखा देता हूँ बच्चों। देखो तो एनसीईआरटी में क्या दे रखा है आपका, C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड और C6H5। बेटा इसको बोल दिया हमने बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड बोल दिया। ये भी बच्चों एक ही बात है। यहाँ देखो ये आपका, ये फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर हो गया, तो यहाँ पे होमोलाइटिक फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या बना बच्चों, यहाँ पर भी आपका 2 मोल्स बेंजोइल पेरोक्साइड ही बना। तो आपने कहा C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। तो बेटा 1 मोल ये हो गया और 1 मोल ये हो गया, तो आप कह सकते हो इसको 2 मोल लिख सकते हो बच्चों, तो आपने लिख दिया 2 मोल। हमें पता है एक चीज बच्चों कि इस बेंजोइल पेरोक्साइड को अगर मैं हीट करता हूं, तो 2 मोल्स C6H5 और C डबल बॉन्ड O पेरोक्साइड था। यहाँ पे बच्चों देखो कार्बन और हाइड्रोजन में, इसको देखो C6H5, तो यहाँ बेटा बॉन्डिंग तो कार्बन से है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C6H5, ऐसे लिखते नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ बेटा। तो ये देखो कार्बन कार्बन का एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिव फिर से होगी, तो यहाँ 2 मोल्स था बेटा, इसको ब्रेक कर दिया हमने। तो आप बोलोगे सर बन गया C6H5 का फ्री रेडिकल, और ये बेटा देखो CO2 2 रिमूव हो गया, क्योंकि ये देखो ये डबल बॉन्ड बन गया। तो मैं बना देता हूं बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, इसको मैं CO2 भी लिख सकता हूं। तो ये हो गया बेटा फ्री रेडिकल, आपका फ्री रेडिकल हो गया, फ्री रेडिकल। इसको बच्चों मेरे को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, इसको भी मैं कन्वर्ट कर सकता। तो इस वाले को देखो आप, जनरल फॉर्मूले पे मैं चलता हूं दोबारा से। तो ये हमने फ्री रेडिकल बना लिया बेटा, यहाँ पे हमने इसको फ्री रेडिकल बना लिया था। अब इस फ्री रेडिकल को मैं HBr के साथ ट्रीट करता हूं। ऐसे बच्चों आप यहाँ पे भी HBr के साथ ट्रीट कर सकते हो, एक ही बात है। HBr के साथ ट्रीट करूंगा बेटा, तो देखो यहाँ पे H और Br, तो यहाँ पे क्या चाहेगा कि मैं H को खींच लूं, क्योंकि H का और Br का फ्री रेडिकल बन जाएगा, H फ्री रेडिकल बन जाएगा, तो H इसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, आप बोल दोगे सर ROH हो गया, ROH हो गया, और आपका Br फ्री रेडिकल बन गया, Br फ्री रेडिकल बन गया। यहाँ पे भी बच्चों आप सेम ही कर सकते थे, HBr के साथ C6H5 था, आपने क्या कर दिया बच्चों, HBr के साथ ट्रीट कर दिया। इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूं, HBr के साथ ट्रीट कर दिया, तो बेटा फ्री रेडिकल बना, ये देखो बेंजीन के पास चला गया, और ये बन गया C6H6, और ये बेटा बन गया आपका Br का फ्री रेडिकल। तो एक ही चीज है बच्चों, ये एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा है ये वाला, और ये आपका एक जनरल फॉर्मूला हो गया। तो एनसीईआरटी के हिसाब से आप लोगों ने देखो
फ्री रेडिकल बनाया बच्चों, ये बन गया फ्री रेडिकल। यहाँ पे HBr के साथ ट्रीट कर दिया हमने, तो ये Br का फ्री रेडिकल बन गया। अब हम लोग बेटा मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो मैकेनिज्म की बात करोगे तो आप लोग देखो, ये तो बच्चों हो गया हमारा इनिशियल स्टेप, जिसको बोल सकते हो इनिशिएशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ये बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी। और ये बेटा हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्म लिखवा रहा हूं, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म होगी बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया इनिशिएशन। अब हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रोपोगेशन स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे अब हम लोग। तो ये हमारा देखो बच्चों, अब मैं एल्कीन लेता हूं, तो CH3CH डबल बॉन्ड और CH2। यहाँ पे देखो बच्चों, कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेट सिमिलर है। तो यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं, जब मैं इसको बेटा Br के साथ ट्रीट करवाऊंगा तो यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं कि या तो केस बेटा यहाँ पे ऐसा बन जाएगा CH3CH, ये वाला फ्री रेडिकल बना दूं, और यहाँ पे मैं CH2 कर दूं और Br यहाँ अटैच कर दूं बच्चों। एक तो ये वाला केस बन गया, Br यहाँ अटैच कर दिया मैंने फ्री रेडिकल वाला, एक ही फ्री रेडिकल बन गया। और एक केस और बन जाएगा बच्चों, CH3CH, यहाँ Br अटैच कर देता हूं और ये वाला एक फ्री रेडिकल बना दिया आपका। तो एक बच्चों देखो, ये वाला फ्री रेडिकल बन सकता है क्योंकि इसको होमोलाइटिक फ्यूजन होगा दोबारा से, क्योंकि कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है। तो बच्चों ये वाला फ्री रेडिकल ये वाला बन गया, और यहां पर अगर मैंने अटैच कर दिया तो ये वाला फ्री रेडिकल बन गया। तो आपसे पूछा जाएगा इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो आपको पता है बच्चों, 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो बेटा 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ये वाला बच्चों कितने डिग्री फ्री रेडिकल है, तो आप कहोगे सर 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। क्यों? क्योंकि इस फ्री रेडिकल से दो कार्बन अटैच है, एक तो ये वाला ग्रुप अटैच है और एक ये वाला ग्रुप अटैच है। तो आप कहोगे सर 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। ये वाला फ्री रेडिकल कितने डिग्री है बच्चों, तो आप कहोगे सर 1 डिग्री है, क्योंकि इससे एक ही ग्रुप अटैच है, तो ये वाला 1 डिग्री फ्री रेडिकल हो गया। तो इन दोनों में से बेटा ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये वाला आपका माइनर प्रोडक्ट हो गया। ये बेटा 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। यहां तक बच्चों हमारी बात हो गई। ये प्रोपोगेशन स्टेप है, सेकंड स्टेप। इनिशिएशन हो गया, ये प्रोपोगेशन हो गया, प्रोपोगेशन स्टेप हो गया। बच्चों मैं ऊपर वाला स्टेप मिटा देता हूं, ये वाली लाइन है, प्रोपोगेशन स्टेप हो गया बेटा। दोबारा से देखो बच्चों, ये वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये वाला हमारा माइनर प्रोडक्ट हो गया। मेजर प्रोडक्ट को लिख लेते हैं, तो यहां लिख दिया मैंने CH3 CHBr और यहां पे हो गया बेटा CH2Br। इसको बच्चों मैंने फिर से HBr के साथ ट्रीट कर दिया। HBr के साथ ट्रीट कर दोगे तो यहाँ पे देखो बच्चों, फिर से ये वाला थोड़ा सा मैं बड़ा स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये वाला बेटा फिर से फ्री रेडिकल बना, तो हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल क्या होगा, हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के पास जाके अटैच होगा, फिर जहां पे फ्री रेडिकल है वहां जाके अटैच होगा। हमें पता है बच्चों, फ्री रेडिकल से ही अटैच होता है। तो ये वाला फ्री रेडिकल यहाँ पहुंच गया और फाइनल रिएक्शन हमारा हो गया CH3 CH2 और Br। यही बच्चों हमने करा था और ये Br का फ्री रेडिकल बन गया। यही रिएक्शन बेटा बार बार कंटिन्यू चलती रहेगी। तो पहला स्टेप आपका था इनिशिएशन। इनिशिएशन में हमने बात कर ली, इनिशिएशन में हमने बेटा फ्री रेडिकल को बनाया, ये जनरल फॉर्म का फ्री रेडिकल हो गया। और आपका ये बेंजोइल पेरोक्साइड एनसीईआरटी में दे रखा है फ्री रेडिकल, ये एनसीईआरटी के हिसाब से हो गया बेटा बोर्ड के लिए। यहां हमने फ्री रेडिकल बनाया, यहाँ फ्री रेडिकल होने के बाद बेटा कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर थी, इसलिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड को भेज दिया और ये फ्री रेडिकल बन गया। एज ए इंटरमीडिएट भी कह सकते हो आप, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट हो गया बेटा ये। इसके साथ हमने HBr को ट्रीट कर दिया, तो H का फ्री रेडिकल यहाँ पे अटैच हो गया और Br का फ्री रेडिकल क्रिएट हो गया। ये हमारा जनरल फॉर्मूला था। जो हमारा फ्री रेडिकल यहाँ बना था उसको हमने HBr के साथ ट्रीट कर दिया, तो ये बन गया। आप बच्चों ये एनसीईआरटी में ये वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में हो गया, ये जनरल फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में हो गया।
थर्ड वाले में क्या हुआ बेटा, यहाँ पे रिएक्शन हो रही थी, फ्री रेडिकल हमने बना लिया। एल्कीन को ट्रीट करा तो एल्कीन के पास दो दो चांसेस थे, एक यहाँ पे फ्री रेडिकल का था, एक यहाँ पे फ्री रेडिकल का था। तो एक हमने ये बना लिया बेटा, एक हमने ये बना लिया। हमें पता है 2 डिग्री मेजर होता है, स्टेबल हो गया, ये माइनर हो गया, कम स्टेबल हो गया। इसको बेटा हमने रिएक्ट करवा दिया दोबारा से HBr के साथ, Br अटैच हो गया और एक Br यहाँ पर अटैच, मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई बच्चों, H यहाँ पर अटैच हो गया और एक Br का फ्री रेडिकल और बन गया। यही चेन बेटा हजारों लाखों बार होती रहेगी क्योंकि Br का फ्री रेडिकल बन रहा है, लेकिन हमें सिर्फ यहीं तक करना था क्योंकि हमें 1 डिग्री पे अटैच करना था Br को। तो यही था बेटा एंटी मार्कोनिकोव रूल। इसी को पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होता है। जब तक पेरोक्साइड को आप यूज नहीं करोगे तब तक इस रिएक्शन को यूज नहीं कर सकते आप, तो इसलिए बच्चों हमने इसको पेरोक्साइड इफेक्ट बोल दिया। अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा कि बच्चों ये क्यों सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए वैलिड है, क्यों बच्चों ये HBr के लिए वैलिड है, मैं यहां लिखता हूं, क्यों बच्चों ये HBr के लिए वैलिड है, HF के लिए वैलिड क्यों नहीं है, HCl के लिए वैलिड क्यों नहीं है और HI के लिए वैलिड क्यों नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ओनली वैलिड फॉर HBr। ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो हमेशा याद रखना बच्चों, जो HF होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है और बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है जब हम बेटा फ्री रेडिकल बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे बहुत फ्री रेडिकल बनाने के टाइम पे बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है बेटा, ये इनिशिएशन टाइम की बात कर रहा हूं मैं, और यहाँ पर बेटा प्रोपोगेशन की बात करता हूं, प्रोपोगेशन टाइम की बात करता हूं। तो इनिशिएशन में बेटा HF जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, HCl भी जो होता है बच्चों ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ये भी बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इनिशिएशन में तो हमें फ्री रेडिकल बनाने के लिए किसी का भी बच्चों आप फ्री रेडिकल बनाओगे सारे रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही है, इसका मतलब क्या हो गया, इनिशिएशन में आप फ्री रेडिकल किसी का भी बना सकते हो, चारों में से किसी का भी। लेकिन बच्चों जब हमें सेकंड टाइम फ्री रेडिकल बनाना होता है प्रोपोगेशन के टाइम पे, तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं HF को ले लूंगा, फर्स्ट स्टेप की बात नहीं कर रहा हूँ, सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूँ प्रोपोगेशन की। अगर बेटा मैं यहाँ पे फ्लोरीन को ले लूंगा तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी जिससे ये एल्कीन को भी छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देगा, जिसलिए हमें जो 1 डिग्री बनाना था वो नहीं बनेगा, बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंट कंपाउंड से बन जाएंगे, या फिर बोल सकते हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। HCl का जो बेटा ये वाला रिएक्शन होता है ये एंडोथर्मिक हो जाता है, यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि बच्चों अगर आपको हीट देनी पड़ेगी तो रिएक्शंस को पॉसिबल करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं होता। बेटा ये भी एंडोथर्मिक होता है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हो गया आपने बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट दी, तो जब बेटा हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में होगी तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होने में प्रॉब्लम्स होती है, फिर प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। HBr के केस में क्या होता है बच्चों, ये एक्सोथर्मिक ही होता है क्योंकि Br का साइज भी बड़ा है और यहाँ पे इजीली फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाता है, Br का साइज भी बड़ा है बच्चों और रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी है आपकी सेकंड वाली। HI के केस में क्या होता है बच्चों, HI तो इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि बच्चों ये ब्रेक होगा H पॉजिटिव I नेगेटिव, ये बच्चों दो I रिलीज होके I2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये रिएक्शन बार बार रिवर्सिबल हो जाएगी। ये वाली रिएक्शन कैसे हो जाएगी बेटा, रिवर्सिबल हो जाएगी, क्योंकि HI बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, फिर बोल सकते हो H को इजीली लूज कर देगा, ये दो I मिलके I2 बन जाएंगे और रिएक्शंस रिवर्सिबल हो जाएगी, इसीलिए बेटा ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ एंटी मार्कोनिकोव रूल में HBr के साथ ही क्यों यूज करते हो, तो आप कहोगे सर इनिशिएशन स्टेप और प्रोपोगेशन स्टेप दोनों ही एक्सोथर्मिक होती है,
इसलिए ये वैलिड सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ ही होता है। HF क्यों नहीं होता तो कहोगे सर हाईली एक्सोथर्मिक होता है, जिससे बहुत सारे डिफरेंट छोटे 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 रिएक्टिव प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, या फिर आप कह सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। HCl क्यों नहीं होता तो कहोगे सर इनिशिएशन स्टेप इसका एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन प्रोपोगेशन स्टेप इसका एंडोथर्मिक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हीट एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसीलिए HCl का फ्री रेडिकल नहीं बनता। इसका बेटा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनते हैं इनके, ये मैं मार्कोनिको मैकेनिज्म में सिखाऊंगा, क्योंकि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा बेटा। तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो गया, ये बेटा इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये फाइल हो गया, और ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बन जाते हैं, लेकिन HBr के केस में क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है बच्चों। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है Br से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए एंटी मार्कोनिकोव रूल बच्चों सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ ही पॉसिबल होता है, बाकी किसी के साथ पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बच्चों आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल हो गया बेटा, इसको अच्छे से नोट करो, फिर हम बाकी की चीजें आगे लेक्चर में करेंगे। और बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, 2 मैकेनिज्म आपने सीख लिए हैं, इन मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से तैयार करो बच्चों, और कोई भी डाउट हो तो बार बार वीडियोस को देखो, और जिन बच्चों ने पहली 5 वीडियो नहीं देखी है वो बेटा फटाफट 5 वीडियोस को देख लो, क्योंकि अब वीडियोस थोड़ा सा रेगुलरिटी के साथ आएंगी, क्योंकि आपके पेपर्स आने वाले हैं, इसलिए बेस्ट ऑफ लक, मन से पढ़ो, खूब पढ़ो बच्चों, जम के पढ़ो। ओके।